student, now after completion of meristematic tissue, we have to discuss about permanent tissue. In permanent tissue also, there are two parts. One is simple permanent tissue, another is complex permanent tissue. So we will discuss about first simple permanent tissue. Now, I have already told you that during initial formation or development process, in plant cases, only one type of cell is present, that is growth cell or meristematic tissue. These growth cell or meristematic tissues have a special quality. And what is the quality? They have the ability of division. And which type of division? Continuous division. They only have the ability of division. They do not acquire any specific function or character. So when these meristematic tissues start dividing, some meristematic tissue deny the process of division. वो क्या करते हैं? वो क्या कहते हैं कि अब हमने डिवाइड नहीं होना. Once these meristematic tissue deny the process of division, they will become permanent tissue. As I have already told you, once these meristematic tissue loses the ability of division, acquire some specific function and start that particular function, they will become permanent tissue. तो पहला काम क्या करना पड़ेगा meristematic टिश्यू को? डिवीजन की एबिलिटी छोड़नी होगी, यानी डिवाइड होकर 1 से 2 बनना, 2 से 4 बनना, ये छोड़ना होगा. प्लस किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए अपने आप को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट कराना होगा या अपने आप को मौजूद रखना होगा कि हम ये काम करेंगे, अब हम यही काम करेंगे, इसके आगे नहीं करेंगे, और उस तरीके से अपने आप को स्पेशलाइज कर लेना होगा. दे विल बिकम परमानेंट टिश्यू. बट द प्रोसेस इज हाउ दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विल बिकम परमानेंट टिश्यू. यहां पर एक वर्ड आता है, वर्ड है क्या? डिफरेंशिएशन. क्या वर्ड आता है? डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएट होना, अलग अलग होना, मीन्स अपने काम के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेना. बहुत छोटा सा एग्जाम्पल. अभी आप 9th क्लास में हैं, अगले साल जब आप जाएंगे तो आप 10th क्लास में रहेंगे, यानी सब जितने भी बच्चे हैं 10th क्लास के सभी एक जैसे रहेंगे. लेकिन जैसे ही आप 10th क्लास पास करेंगे, आप डिफरेंशिएट होंगे. डिफरेंशिएट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर एबिलिटी. इज इट क्लियर? अब वो एबिलिटी क्या है? सपोज कीजिए आपके मैथ्स और साइंस में अच्छे मार्क्स हैं और आप चाहते हैं कि आप मैथ्स लें या साइंस लें, तो आप एक फील्ड में चले जाएंगे. लेकिन यदि आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं है या आपको ऐसा लगता है कि आपके मार्क्स अच्छे हैं फिर भी आपको मैथ्स नहीं लेना है, चाहे आप कॉमर्स की साइड जाना चाहते हैं, इट मीन्स कि आपका इंटरेस्ट किधर है. यहाँ तीनों सेल एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों का इंटरेस्ट किधर है? डिवीजन की तरफ, जबकि इसका इंटरेस्ट डिवीजन की तरफ नहीं है. तो वो कहां चला गया? परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गया. ठीक वैसे ही 10th के बाद हर एक चाइल्ड को ये छूट होती है या ये एक्सेप्ट करने का पूरा टाइम ड्यूरेशन होता है कि वो साइंस ग्रुप लेके पढ़ना चाहता है, कॉमर्स ग्रुप लेकर पढ़ना चाहता है, आर्ट ग्रुप लेकर पढ़ना चाहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर परफॉर्मेंस. हाँ, चूंकि साइंस ग्रुप में थोड़ा कॉन्सेप्ट बेसिस चीजें ज्यादा होती हैं, इसलिए लो ग्रेड मार्क वालों को वहां तक नहीं पहुंचाया जाता या उनको कहा जाता है कि आप वो ना लें, वहां कुछ रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो अच्छा बच्चा है वो कोई भी फील्ड को चुन सकता है. एक 90% पाए हुए बच्चे को कॉमर्स नहीं मिलेगा या आर्ट नहीं मिलेगा या साइंस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं. तो ये जो एक्सेप्ट करने की जो कंडीशन है यही कहलाती है क्या? डिफरेंशिएशन. 10th के बाद 11th में पहुंचने में आप क्या हो जाते हैं? डिफरेंशिएट हो जाते हैं एज पर योर एबिलिटी, एज पर योर परफॉर्मेंस. ठीक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी चेंज होते हैं किसमें? परमानेंट टिश्यू में. और ये प्रोसेस कहलाती है क्या? डिफरेंशिएशन. तो यदि मैं डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होगा? सो यदि मैं डिफरेंशिएशन की प्रोसेस की बात करूं तो
तो ये प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जिस प्रोसेस में लूज हो रही है एबिलिटी फॉर द प्रोसेस ऑफ डिवीजन और एक परमानेंट शेप स्ट्रक्चर, प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्योंकि केवल शेप और स्ट्रक्चर से काम नहीं हो, क्या होना चाहिए, फंक्शन भी होना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम कहेंगे क्या, डिफरेंशिएशन। कौन क्या है डिफरेंशिएशन, प्रोसेस ऑफ टेकिंग ए परमानेंट शेप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो जब ये काम होता है तो उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। और जब इस डिफरेंशिएशन की प्रोसेस में कोई सेल अपनी डिवाइडिंग एबिलिटी लूज कर देती है तो वो बन जाती है क्या, परमानेंट टिश्यू। होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब डिफरेंशिएशन के बाद एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसमें कन्वर्ट हो गई, परमानेंट टिश्यू में हो गई। सबसे पहले बात करनी है सिंपल परमानेंट टिश्यू की। और सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने आपको 3 टिश्यूज बताए थे। कौन कौन से थे, रिकॉल करेंगे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और इन 3 के बाद एक और टिश्यू के बारे में बात करेंगे हम, वो है एपिडर्मिस। हालांकि वो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब हम डिवीजन बता रहे थे तब नहीं उसको बताते हैं, लेकिन सिंपल परमानेंट टिश्यू में के बाद हम एपिडर्मिस भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिंपल पैरेन्काइमेटस टिश्यू। हमने यहाँ पर एक एक सेल के बारे में बात करनी है। आप चाहें तो जब एक बार इसको पढ़ लें तो आप एक ही पेज पे 3 कॉलम बना दें, एक में पैरेन्काइमा, एक में कोलेन्काइमा, एक में स्क्लेरेन्काइमा। इस कंडीशन में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में और समझने में क्या होगी, आसानी होगी, क्योंकि कंपैरेटिव है तीनों के तीनों। यदि मैं बात करूं पैरेन्काइमा की तो सिंपलेस्ट परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस। ये वही एपिडर्मिस है जिसके बारे में हम जब सिंपल पैरेन्काइमेटस सेल्स के बारे में पढ़ लेंगे तो बात करेंगे एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस क्या है, कैसे है, वो बाद में बात करेंगे। तो कहाँ होता है सिंपल, ये आप इसको एपिडर्मिस को ऐसे समझ लीजिए कि किसी भी प्लांट का जो आउटर लेयर है वो एपिडर्मिस है। तो उसके ठीक नीचे जो सबसे पहली सेल पाई जाती है वो कौन सी होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, सबसे सिंपलेस्ट होती है। क्योंकि ये नई अभी क्या हुई है, मेरिस्टेमेटिक सेल से कन्वर्ट होके परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हुई हैं, ये सेल्स परमानेंट सेल्स कन्वर्ट हुई हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है किसका, सेल का, सिंपल परमानेंट। बाय नेचर दे आर लिविंग, दे आर लिविंग। सेकंड क्या है, बाय नेचर कैसी हुई है, लिविंग। लिविंग सेल का मतलब अभी आप देखेंगे कि प्लांट, जैसे हमने जब शुरुआत भी की थी तब हमने कहा था कि प्लांट में बहुत सारी ऐसी सेल्स हैं जो कैसी हैं, डेड सेल है। पर ये कैसी है, चूंकि भी नया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हुई है तो ये लिविंग है। तीसरा अनस्पेशलाइज्ड विथ सेल वॉल। अनस्पेशलाइज्ड सेल क्यों कह रहा हूं मैं, अनस्पेशलाइज्ड मीन्स इन्होंने किसी पर्टिकुलर काम के लिए अपने आप को एडॉप्ट भी नहीं किया। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, अनस्पेशलाइज्ड होती है, सेल वॉल इनके साथ मौजूद होता है। चौथी कंडीशन ये है, दे हैव इंटरसेलुलर स्पेस, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लूजली पैक्ड। ये क्या होता है, देखिए ये सेल, ये सेल, फिर ये इस तरीके से। अब ये बीच बीच में क्या है, जगह खाली है, तो ये कहलाता है इंटरसेलुलर स्पेस। और चूंकि बिल्कुल कॉम्पैक्ट तरीके से पैक नहीं होती, इसलिए इनको कहा जाता है दे आर लूजली पैक्ड, नॉट बिकॉज ऑफ लूजली पैक्ड दे हैव इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन देम। कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, इरेगुलर शेप है, पर इंटरसेलुलर स्पेस है और लूजली पैक्ड। दिस इज इन कंडीशन इन केस ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल। तो लार्ज स्पेस आपको मिलेगा, इज इट क्लियर? सो दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेन्काइमेटस। फिफ्थ पॉइंट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड स्टोरेज। खासकर ये फूड स्टोरेज करने का काम करते हैं।
किसका काम करती हैं, फूड स्टोर करने का काम करती हैं। तो ये 5 पॉइंट है जो आपको पैरेन्काइमा में याद रखने हैं। ये डायग्राम याद रखना है। यदि आप बुक देखेंगे तो आपको दिखेगा इसी तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ, बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद है। लेकिन इन 5 पॉइंट के अलावा 2 और चीजें हैं जो पैरेन्काइमा सेल्स करने को देखती हैं। चूंकि ये सिंपलेस्ट सेल्स हैं, सबसे इजीएस्ट या यूं कहिए कि सबसे नई बनी हुई सेल है, तो एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द नीड, दे चेंज देमसेल्फ, एज पर द नीड दे चेंज देमसेल्फ सम टाइम। आज ये समझ में आ गया होगा, ऊपर हटा देता हूं थोड़ा समय। नाउ sometimes these cells, पर कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बार बार कह रहा हूं सेल, क्यों? क्योंकि पैरेन्काइमेटस टिश्यू जो है वो ढेर सारे सेल से मिलकर बने हैं। तो हम टिश्यू से बेहतर हम सेल की बात करते हैं, फिर सेल में जो चेंजेस आएगा ऑटोमेटिकली वो टिश्यू में देखने को मिलेगा। तो यदि मैं बात करूं इन टिश्यूज में कि दीज टिश्यू की लिख दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। दीज टिश्यू जब कभी जरूरत पड़ती है, या यूं कहिए कि ये प्लांट सेल में मौजूद होते हैं, उस कंडीशन में ये क्या करते हैं, अपने टिश्यूज कंटेन्स क्लोरोफिल, और जब ये क्लोरोफिल कंटेन कर लेते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस, क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। और जब कभी भी ये फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, इन टिश्यूज को, इन पैरेन्काइमेटस टिश्यू को एक अलग नाम से जाना जाने लगता है, वो कह जाता है क्या, क्लोरेन्काइमा। कंफ्यूज मत होइएगा। जो हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो 3 डिवीजन बताया है वो है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। कोलेन की स्पेलिंग मैं आपको फिर से बता दूं, COO, वो जो वाला था क्या था, वो ये था कोलेन्काइमा। इसको हम पढ़ेंगे अभी सेकेंड टाइप में, जब इस तरीके से क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसका कहते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लियर? तो ये क्लोरेन्काइमा है। तो एक ये मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। एक दूसरा मॉडिफिकेशन इनमें देखने को मिलता है कि व्हेन दीज पैरेन्काइमा टिश्यूज आर प्रेजेंट इन एक्वाटिक मीडियम, जब वो एक्वाटिक मीडियम में मौजूद होते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने, चूंकि इनकी सेल इंटरसेलुलर स्पेस होती है, दूर दूर मौजूद होती है, तो बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बन जाता है। इन इंटरसेलुलर स्पेस में वो क्या फिल कर लेती है, एयर बैग या एयर फिलअप कर लेती है। और एयर फिल होने के कारण इंटरसेलुलर जैसे हवा भर जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये सेल फ्लोट करना शुरू कर देंगी, तैरना शुरू कर देंगी। और जब ये सेल्स, क्योंकि देखिए मैंने कहा कि अलग अलग सेल मौजूद हैं, इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद है, उन बीच बीच में जो जगह है यदि इसमें हवा भरेगी तो स्वाभाविक है कि क्या होगा, बुओयेंसी बढ़ जाएगी, तो फ्लोट करेंगी सेल। और जब ये सेल्स फ्लोट करने लगती हैं तो इस तरीके से एक्वाटिक मीडियम में मौजूद इन पैरेन्काइमेटस सेल्स को एक नाम दिया जाता है, वो है क्या, एरेन्काइमा। तब उनको हम क्या कहने लगते हैं, एरेन्काइमा। तो चाहे यदि आपसे पूछे कि एरेन्काइमा किसका बना होता है तो आप पैरेन्काइमा बताएंगे। यदि आपसे पूछा जाए कोलेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, तो वो भी कहाँ से बनता है, वो भी पैरेन्काइमेटस टिश्यू का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। तो ये दोनों जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म के फॉर्म में आते हैं। तो दिस इज ऑल ओवर अबाउट पैरेन्काइमेटस टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से सबसे जो पहला टिश्यू बनता है वो पैरेन्काइमा बनता है, और वो इस तरीके का होता है, यानी लिविंग होता है, सिंपलेस्ट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, फूड स्टोर करने का काम करता है। जब कभी क्लोरोफिल कंटेन करता है तो उसको क्लोरेन्काइमा कहते हैं, और जब कभी एक्वाटिक मीडियम में एयर स्पेस बना लेता है तब उसे हम कहते हैं क्या, एरेन। तो टू शॉर्टकट द टाइम फॉर राइटिंग, आई हैव जस्ट राइट इट आउट एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त लग जा रहा है और ऐसे में वीडियो कुछ ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। सो कोलेन्काइमा की यदि मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा था कि पैरेन्काइमा हो गया, फिर उसके बाद कोलेन्काइमा है, तीसरा क्या है, स्क्लेरेन्काइमा। 3 है, तो पैरेन्काइमा हम पढ़ चुके। कोलेन्काइमा की बात करें, जैसे मैंने कहा कि यदि आप पार्टीशन कर लेंगे, यानी एक ही पेज में इधर पैरेन्काइमा, इधर कोलेन्काइमा, इधर स्क्लेरेन्काइमा, एक बार पहले ऐसे लिख लीजिए, फिर बाद में अपने याद करने के लिए तीनों को एक साथ कंपैरेटिव पढ़ेंगे तो बड़ा आसानी से आपको समझ में आएगा। एग्जांपल अगर मैं बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। पैरेन्काइमा में हमने कहा था लिविंग सेल है, ये भी कैसी है, लिविंग सेल। यदि आपने ये समझ लिया कि पैरेन्काइमा भी लिविंग
क्योंकि आगे जो स्क्लेरेंकाइमा आएगी वो डेड सेल होगी। तो एक पॉइंट तीनों के तीनों का आपको एक साथ याद आ जाएगा कि ये दो पैरेंकाइमा लिविंग है और ये कैसा है, डेड सेल। तो कोलेनकाइमा की जो सेल्स होती है वो भी कैसे होती है, लिविंग होती है। दूसरा, वहां लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस था, यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस क्या हो गया, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। मींस इंटरसेलुलर स्पेस है, ये दो सेल के बीच में थोड़ी बहुत जगह है लेकिन बहुत कम, बहुत कम, तो उसको कहते हैं क्या, लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। तीसरा, सेल्स की जो स्ट्रक्चर थी आप देखेंगे वहां, तो वहां पर इरेगुलर शेप, वहां पर भी कोई शेप नहीं था, यहाँ पे भी सेल्स आर इरेगुलर एंड इलोंगेटेड। इलोंगेटेड मींस थोड़े से लंबाई में कैसे हैं, यदि आप पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक होगी आपके पास तो वो उसी तरीके का डायग्राम दोनों दिया भी हुआ है। सेल्स आर थिक एट द कॉर्नर, ये एक नई चीज यहां पर आ गई। यदि आप सेल देखें तो इस तरीके के, मान लीजिए ये सेल है, अब ये सेल होगी तो इनके अंदर क्या होगा, ये जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर में जो है तो डिपोजिशन हो जाता है। सेल के सब कॉर्नरों में डिपोजिशन होता है, किसका, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन का, क्योंकि आपको पता है सेलुलोज की तो बनी हुई सेल वॉल ही है। तो यहां पर आप देखेंगे कि हेमिसेलुलोज और पैक्टिन का डिपोजिशन होता है। हालांकि बुक में भी डायग्राम बना है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना हुआ है, लेकिन जब तक आप खुद एक बार कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट पे नहीं आएगा। तो आप भी एक बार आप ऐसा बनाकर देखिए, जब बनाकर देखेंगे तब आपको आइडिया होगा कि कैसे। तो आप यदि इस सेल को देखिए, इनर मोस्ट सेल को देखिए, तो इस कॉर्नर में भी थिकनिंग है, इस कॉर्नर में भी थिकनिंग है, इस कॉर्नर में भी, तो चारों तरफ है। और ये बीच में क्या मौजूद है, साइटोप्लाज्म। क्योंकि सभी के सभी कॉर्नर्स में हेमिसेलुलोज और पैक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है, उसके कारण होता क्या है कि ये सेल्स, जैसे आप समझिए कि चारों, जैसे एक कोई पाइप ले लीजिए आप, जो स्ट्रॉ होता है जिससे आप शरबत वगैरह पीते हैं, उन स्ट्रॉ वाले पाइप को आपस में, दो चार पाइप को आपस में जोड़ दीजिए आप। लेकिन आप देखिएगा कि उसको हिलाएंगे डुलाएंगे तो बड़े आसानी से हिलेगा, लेकिन हर एक कॉर्नर पे यदि आप कुछ लगा दें, कुछ उसको या ज्यादा हो तो आटे को ही लेकर उसको चारों तरफ हर एक कॉर्नर पे लगा दें, तो उसकी स्टिफनेस आ जाएगी, बीच बीच में वो मुलायम होगा और कॉर्नर कॉर्नर पे क्या होगा, वो हार्ड होगा। दरअसल कोलेनकाइमा की इस तरीके से कॉर्नर में सेलुलोज और हेमिसेलुलोज के डिपोजिशन होने के कारण प्लांट की ये सेल प्लांट को एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इसीलिए सेल्स आर थिक एट द कॉर्नर, और किसके क्या क्या उसमें डिपॉजिट है, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट मींस आप देखिए पौधा इतना ऊंचा खड़ा होता है, उस पर इतनी सारी टहनियां होती हैं, झाड़ आप देखिए, आम का देखिए, नीम का देखिए, वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब मैकेनिकल सपोर्ट साथ एक और वर्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी। मैकेनिकल सपोर्ट किसके साथ, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। हवा चलती है, बरसात होता है, पूरा पेड़ इस तरीके से झूमता है लेकिन टूटता नहीं है। क्यों, क्योंकि ये कॉर्नर में जो डिपोजिशन है किसका, हेमिसेलुलोज का, वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी मेंटेन करता है और उसको मैकेनिकल सपोर्ट स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। सो डुअल फंक्शन करता है। क्यों, क्योंकि कुछ पोर्शन में उसने हार्ड भी पकड़ रखा है, बीच बीच में थोड़ा बहुत सॉफ्ट भी है। तो जो मूवमेंट की बात आती है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात आती है प्लांट में, या ब्लेंडिंग, आप चाहे वो स्टेम के मूवमेंट को देखिए, या आप लीफ के मूवमेंट को देखिए, ब्रांचेस के मूवमेंट को देखिए, ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि कोलेनकाइमा सेल्स मौजूद हैं जो एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं और साथ ही साथ मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। और ये पैरेंकाइमा से थोड़ा सा एडवांस सेल हो गई। कहाँ मौजूद है, ये भी एपिडर्मिस के नीचे वाले पोर्शन में मौजूद होती हैं। पैरेंकाइमा के बाद या पैरेंकाइमा के एरिया में जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है वहां मौजूद होती है ये सेल, और ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। हो आपको इस डायग्राम के थ्रू क्लियर हो गया होगा कैसा, बुक में भी डायग्राम है और भी देखिएगा। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी टाइप के सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में।
नाउ नेक्स्ट इज स्क्लेरेंकाइमा। नेक्स्ट इज स्क्लेरेंकाइमा। ये तीसरे तरीके का, मैंने फिर भी कहा आप पहले इन तीनों को अलग अलग पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद उनका कंपैरेटिव डायग्राम बना लीजिए, कंपैरेटिव चार्ट बना लीजिए, बहुत आसान है याद करने के लिए। पैरेंकाइमा लिविंग था, कोलेनकाइमा लिविंग था, स्क्लेरेंकाइमा सेल्स ऑफ द टिश्यू आर डेड, ये लिविंग नहीं है। अब डेड और लिविंग तो आप समझ रहे हैं। लिविंग का मतलब है कि उनकी साइटोप्लाज्म में ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, डिवीजन होगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, ये जैसी है वैसी की रहेगी क्योंकि डेड सेल। जैसे आपके यहाँ टेबल बेंच होता है, उनमें जो सेल्स पाई जाती हैं प्लांट की, वो सब डेड सेल होती है। ठीक उसी तरीके से प्लांट में भी कुछ डेड सेल पहले से मौजूद होती है। तो ये सेल्स ऑफ टिश्यू आर डेड। नाउ सेकेंड, सेल्स आर लॉन्ग नैरो, मतलब कुछ इस तरीके, सेल्स आर लॉन्ग और नैरो, ये लॉन्ग हो गई और इनके बीच में जो एरिया है ये कैसा है, नैरो, तो इनको हम कहते हैं सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो। फिर आगे एक और लाइन होता है, एंड वॉल हैविंग डिपॉजिट ऑफ एक सब्सटेंस। पैरेंकाइमा में सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल थी। जब आप कोलेनकाइमा में आए तो दो चीजों से बन के कॉर्नर में थिकनिंग हुई थी, कौन कौन से थे, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। जब आप स्क्लेरेंकाइमा में आते हैं तो यहाँ इनकी जो वॉल है इनमें एक चीज का डिपोजिशन होता है, इस चीज को हम कहते हैं लिग्निन। क्या कहते हैं इस चीज को हम, लिग्निन। तो जब आप स्क्लेरेंकाइमा की सेल देखोगे तो उसमें पूरे चारों तरफ एक लिग्निन का डिपोजिशन हो जाएगा, हार्ड और स्टिफ स्ट्रक्चर होता है लिग्निन, और उसके डिपोजिशन होने के कारण ये बड़ी हार्ड और स्टिफ बन जाती है। वॉल्स हैविंग लिग्निन डिपॉजिट, सो नो इंटरसेलुलर स्पेस। पैरेंकाइमा में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, कोलेनकाइमा में लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, स्क्लेरेंकाइमा में नो इंटरसेलुलर स्पेस। इज इट ओके? तो आप जब आएंगे स्क्लेरेंकाइमा में तो यहाँ पर आपको कोई भी इंटरसेल, यानी दो सेल के बीच में आपको बिल्कुल भी खाली जगह दिखाई नहीं देगी। सभी सेल आपस, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चिपक के बैठी हुई है, लेकिन इन वॉल में, सेल वॉल में जो था भी थोड़ी बहुत इंटरसेलुलर स्पेस, वहां पर किसका डिपोजिशन हो गया, अंदर और बाहर लिग्निन का डिपोजिशन हो गया, जिसके कारण सभी सेल आपस में कॉम्पैक्ट हो गई, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं बचा। चौथा, इट मेक्स द सेल हार्ड एंड स्टिफ। चूंकि लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा है, जब लिग्निन का डिपोजिशन होगा सेल में तो ये कैसे हो जाएंगे, हार्ड और स्टिफ। आपने नाखून देखे, ये काइटिन का बना हुआ होता है, हालांकि प्लांट में इसी का भाई है काइटिन का, जिसको हम लिग्निन कहते हैं, जो एक हार्ड और स्टिफ स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे आपके नाखून हार्ड हो जाते हैं, वैसे यहाँ इसके कारण क्या हो जाएगा, सेल भी कैसी हो जाएगी, हार्ड और स्टिफ हो जाएगी। बेस्ट एग्जाम्पल है हस्क ऑफ कोकोनट। आपने देखा होगा कि नारियल के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हस्क कहते हैं, वो क्या कहलाता है, हस्क ऑफ कोकोनट। वो लिग्निन का ही बना होता है। जिसको आप नारियल पानी पीने जाते हैं ना, तो वो ऊपर दिखता है बड़ा चिकना सा, वो लिग्निन का ही बना हुआ है। कई बार स्क्लेरेंकाइमा का बना होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि हस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ सेल, द आंसर इज स्क्लेरेंकाइमा। या विच टाइप ऑफ टिश्यू, आंसर इज स्क्लेरेंकाइमा। ठीक उसी तरीके से कहाँ मौजूद होगा स्क्लेरेंकाइमा, प्रेजेंट इन द स्टेम, स्टेम में मौजूद होगा। यदि आपने किसी पेड़ को टूट के गिरते हुए देखा हो तो जो बिल्कुल सेंटर में ब्राउन कलर का हार्ड स्टिफ स्ट्रक्चर होता है उस स्टेम के अंदर, वो स्क्लेरेंकाइमा ही होता है। तो प्रेजेंट इन द स्टेम एंड कवरिंग ऑफ सीड एंड नट्स, जो बीजों के ऊपर हार्ड स्केलेटन पाया जाता है वो भी किसका बना होता है, स्क्लेरेंकाइमा का। अभी आम का सीजन चल रहा होगा, मम्मी पापा खूब सारा आम ला रहे हैं, उसके ऊपर जो गोही होती है, जिसके बाहर का जितना गूदा होता है वह सब खा चुके होते हैं, तो जो गोही बनी होती है या जो सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है हार्ड, वो किसकी बनी होती है, स्क्लेरेंकाइमा की। तो सीड और नट्स में भी ये पाया जाता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, प्लांट सीधा खड़ा रह सके। याद रखिएगा, कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है,
ठीक है ना। और साथ ही साथ वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि यदि इसको सीधा किसी कोई चीज सीधी खड़ी रहेगी, थोड़ी भी हिलेगी डुलेगी नहीं, हवा तेज आएगी तो उसको टूट के गिरना है। लेकिन कोलन काइमा क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है कि इधर उधर होके सीधा खड़ा हो जाए जैसे ही हवा खत्म हो जाए। लेकिन यदि ये क्या करता है, ये केवल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, पौधे को सीधा खड़ा रखने का काम किसका होता है, स्क्लेरन काइमा का होता है। होप आपको पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा तीनों एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने लिखाया है ऐसे ही पॉइंट आपको लिखने हैं, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। फिर कह रहा हूं याद करने का बेस्ट तरीका है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा तीनों लिख लीजिए। मैं क्योंकि इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बोर्ड मेरे पास इतना ही बड़ा है, आपको करूंगा तो बहुत छोटे छोटे वर्डिंग हो जाएगी, समझाने में तकलीफ हो जाएगी। वरना तीनों को एक साथ लिख के यदि आप देखेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। लिविंग डेड सेल, मोर इंटरसेलुलर स्पेस, लेस इंटरसेलुलर स्पेस और लिटिल इंटरसेलुलर, नो इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है ना, कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है, काम जब रिफॉर्म करेंगे तब वो एरेनकाइमा कोलेनकाइमा में कन्वर्ट होगी। सेकेंड कोलेनकाइमा की यदि मैं बात करूं तो वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है। मैं स्क्लेरेनकाइमा की बात करूं तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से बहुत आसान हो जाता है, आपको याद रखना। विद डायग्राम भी साथ में आप बनाकर रख ले लास्ट में नीचे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सो होप आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू समझ में आ गया। सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ते पढ़ते हमने कई बार एक वर्ड यूज किया, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस मीन्स होता है आउटर लेयर, आउटर कवरिंग। ये क्या है, ये कैसे काम करती है, ये कहां मौजूद होती है, इसका क्या यूज है, इसके बारे में अब बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं एपिडर्मिस। जैसे मैंने कहा कि जितनी भी चीजें मैंने बताई सबके बारे में मैंने कहा कि ये सब एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं। तो सवाल उठता है कि एपिडर्मिस है क्या। देखिए आप एपिडर्मिस को ऐसे समझिए कि आपके शरीर में ब्लड है, बोन है, मसल्स है, ये सब इनर सेल्स है। जैसे हमने पैरेन्काइमा की बात की, कोलेनकाइमा की बात की, स्क्लेरेनकाइमा की बात की। लेकिन सपोज कीजिए यदि आपके शरीर में स्किन नहीं होती तब क्या होता है। एक उदाहरण के तौर पर जब आप कहीं गिर जाते हैं, छिल जाता है, आपको स्किन की लेयर हट जाती है तो आप देखते हैं कि अंदर की तरफ व्हाइट कलर की मसल्स दिखाई देने लगती है, ब्लड वेसल्स दिखाई देने लगती है। सपोज कीजिए यदि स्किन नहीं होती आपके शरीर में तब क्या होगा, तब आप बाहर निकलते और थोड़ा भी कचरा अंदर चला जाता तो आप ढूंढते रह जाते कि कहां पर रेत कंकड़ चले गए। ये स्किन ही वो लेयर है जो नॉर्मली किसी भी चीज को आपके शरीर के अंदर नहीं जाने देती जब तक आप उसको अलाउ ना करें। तो आपको मुंह माउथ है जिसके थ्रू आप कुछ खा सकते हैं, जिसकी चीज अंदर जा सकती है, नाक है जिससे सांस लेते हैं, या कानों के थ्रू और आंखों के थ्रू। बाकी और कहीं से आपके शरीर में कोई चीज एंटर नहीं कर सकती क्योंकि आपकी पूरी बॉडी एक लेयर से, जैसे आप कपड़ा पहनते हैं ना ऊपर से, वैसे भगवान ने आपको पूरे शरीर में एक कवरिंग लगा दी है, एक जैकेट सा बना दिया है। अब वो जैकेट किसका बना हुआ है, स्किन का। किसका, स्किन का, जो चीजों को एंट्री नहीं देती। यहाँ पर प्लांट के ऊपर जो स्किन का काम है वो कौन प्ले करता है, एपिडर्मिस। आप देखेंगे सेल पूरे प्लांट का हर एक पार्ट एक लेयर से कवर्ड है। अब वो जगह जगह पे उस लेयर का काम बदल जाता है, लेकिन वो पूरा का पूरा पार्ट जो है तो वो कवर्ड है प्लांट का, किससे, एक लेयर से, जिसको हम कहते हैं क्या, एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस आप समझ जाइए कि एक तरीके का प्लांट का बॉडी सूट है। जैसे स्किन हमारा बॉडी सूट है, मतलब उसके बिना हमारा कोई पार्ट ओपन नहीं है, वो स्किन जो है तो पूरे बॉडी को कवर करके रखा हुआ है। तो प्लांट को एपिडर्मिस ने कवर कर रखा। जब कभी भी आप लीफ भी पढ़ेंगे बाद में हायर क्लासेस में जाकर, तो जब आप लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको ऊपर और नीचे सबसे पहले अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दिखाई देगी। आप स्टेम पढ़ेंगे उसमें आपको एपिडर्मिस दिखाई देगी। आप रूट पढ़ेंगे उसमें आपको, तो एपिडर्मिस ईच एंड एवरी प्लेस में जो है तो प्लांट में मौजूद है। तो एपिडर्मिस की यदि मैं बात करूं, सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर, सिंगल फ्लैट, जैसे आपकी स्किन भी एक सिंगल लेयर है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की। अभी हम जब एनिमल टिश्यू बात करेंगे तब स्किन के बारे में भी बात करेंगे। तो ये एपिडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर की बनी हुई होती है, सिंगल लेयर सेल से बनके बनी होती है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट, जैसे स्किन हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है वैसे ही एपिडर्मिस प्लांट की बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। लिविंग इन ड्राई हैबिटेट, जो डिजर्ट एरिया होते हैं, जो सूखा एरिया होता है, उन ड्राई हैबिटेट में भी एपिडर्मिस सर्वाइव करती है। और टू प्रोटेक्ट वाटर लॉस बिकम थिकर, ये एपिडर्मिस वहां मोटी हो जाती है ताकि वाटर लॉस ना हो, क्योंकि डिजर्ट एरिया में ज्यादा मात्रा में पानी लॉस होता है क्योंकि धूप होती है, तो पसीने के तौर पर या जो है तो क्या नाम से वाटर लॉस, ट्रांसपिरेशन के तौर पर वाटर लॉस हो जाता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या करती है, थिक हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि हमारी स्किन भी अलग अलग जगह पर अलग अलग काम के हिसाब से अपने आप को क्या करती है, मॉडिफाई करती है। आपके पूरे शरीर में पसीना आता है,
यानी स्वेट ग्लैंड आपके पूरे स्किन में मौजूद है, लेकिन कुछ जगहों पर आपके स्वेट ग्लैंड मौजूद नहीं है। वो क्या है? आपके पांव, हाथों की ये जो गदेलियां हैं, इनमें आपके स्वेट ग्लैंड नहीं होते। यदि यहाँ पर स्वेट ग्लैंड ज्यादा मात्रा में हो तो कोई चीज पकड़ना, किसी चीज को होल्ड कर पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जिस भी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम होती है उसको एक तरीके की बीमारी होती है, उसको अपना इलाज कराना होता है, क्योंकि कुछ भी होल्ड नहीं कर सकता ज्यादा देर। सो यहाँ पर और हमारे पैर के तालों में, इन दोनों ही जगह जो है तो जो स्वेट ग्लैंड है या पसीने वाली जो ग्रंथियां हैं वो कम मात्रा में होती है, नाक के बराबर होती है, ताकि इनमें पसीना जल्दी ना आए। ठीक उसी तरीके से ये थिक होती है ताकि ड्राई हैबिटेट में भी सर्वाइव कर सके प्लांट। इट कवर ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, ब्रांचेस हो, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट इज कवर्ड बाय ए आउटर लेयर नोन एज एपिडर्मिस। फिफ्थ है इन एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। जो प्लांट एरियल होते हैं, एरियल का मतलब क्या होता है कि जो हवा में मौजूद होते हैं जो प्लांट, जरूरत पड़ने के हिसाब से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एरियल पार्ट में एपिडर्मिस यही काम करती है, लेकिन क्योंकि एक स्पेसिफिक फीचर है उसका जो वो बनाती है, तो खासकर जो एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट होते हैं सीक्रेट वैक्सी और वाटर रेजिस्टेंट लेयर। वैक्सी और वाटर रेजिस्टेंट लेयर, आप घर में यदि खीरा वगैरह, ककड़ी वगैरह का पेड़ लगा हो तो कभी उसके एरियल पार्ट को छू कर देखिएगा, वो थोड़े से वैक्सी नेचर के होते हैं। यहाँ उनमें जो है तो वाटर रेजिस्टेंस एबिलिटी होती है। ये क्या करता है वैक्सी नेचर या वाटर रेजिस्टेंस जो लेयर होती है, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा है सबसे पहला वाटर लॉस ऑफ वाटर, उससे वैक्सी यानी कि आप किसी चीज के ऊपर वैक्स लगा दें तो वो इम्परवियस हो जाएगा, पानी वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज मैकेनिकल इंजरी, कोई चीज रगड़ खा जाए प्लांट के पार्ट से तो वो वैक्सी लेयर ही उठ कर जाएगी, प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो मैकेनिकल इंजरी से भी वो बच जाता है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रिवेंट फ्रॉम इन्वेजिनेशन ऑफ पैरासिटिक फंगी। चूंकि वैक्सी लेयर है, डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई भी फंगस, कोई भी इन्वेजिनेशन नहीं होगा, कोई भी इंटर नहीं कर पाएगा, और ऐसे में आपका जो प्लांट है वो सिक्योर रहा आएगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो फंगस से बचाने का काम भी कौन करता है? एपिडर्मिस करता है। हो आपके समझ में आया होगा एपिडर्मिस। अब हम बात करेंगे अलग अलग पार्ट में, लीफ में एपिडर्मिस कैसे रोल प्ले करता है, रूट में एपिडर्मिस कैसे रोल प्ले करता है, डिजर्ट प्लांट में एपिडर्मिस कैसे रोल प्ले करता है, और ओल्डर स्टेम्स में एपिडर्मिस कैसे रोल प्ले करता है। तो ये 4 पॉइंट है छोटे छोटे, जिनके बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बाद ये टॉपिक आज का यही खत्म करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लीफ की। क्योंकि मैंने कहा एपिडर्मिस जो है वो कंटिन्यूएशन लेयर है और कहीं पे भी कोई छूटा नहीं होता, लेकिन जब लीफ में एपिडर्मिस मौजूद होती है तो उस एपिडर्मिस में कहीं कहीं पर क्या मिलते हैं आपको? स्पोर और पोर्स, कहीं कहीं पोर्स मौजूद होते हैं, खाली जगह मौजूद होती है। दरअसल ये जो पोर्स होते हैं, इन पोर्स को ही हम कहते हैं क्या? एक स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, नाम सुना होगा पहले भी आपने 7th 8th में, स्टोमेटा। क्या नाम था? स्टोमेटा। अब जब आप देखेंगे लीफ का स्ट्रक्चर तो इस तरीके का लीफ का ये एपिडर्मिस होता है और बीच बीच में इस तरीके का एक ओपनिंग मौजूद होती है। ये ओपनिंग कुछ और नहीं होती बल्कि क्या होता है? स्टोमेटा। क्या होता है ये? स्टोमेटा, लाइक दिस। तो ये एपिडर्मिस की लेयर है जिसमें बीच में एक कोर मौजूद है जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। और खासियत ये है स्टोमेटा की कि ये जरूरत पड़ने पे ओपन होते हैं और जरूरत पड़ने पे क्लोज रहते हैं। तो इस तरीके से एज पर रिक्वायरमेंट ये ओपन और क्लोज होते हैं। लेकिन यदि मैं स्टोमेटा की बात करूं तो स्टोमेटा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट। तो स्टोमेटा दरअसल 2 सेल से मिलकर बना होता है। इस तरीके से पहले 2 बीन शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे। बीन समझते हैं जो आप घरों में सब्जी खाते होंगे, बीन की, या किडनी बीन बीज कहते हैं उनको। तो ये बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, अंदर की तरफ थोड़ा सा मोटा, बाहर की तरफ थोड़ा सा पतला। तो इस तरीके से 2 हैं और फिर उसके चारों तरफ इस तरीके से सब्सिडरी सेल्स मौजूद होती है। इज इट क्लियर? अब ये जो बीच की 2 सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स को हम कहते हैं गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं? गार्ड सेल। इस गार्ड सेल की जो अंदर जो दोनों सेल बनाई हमने, उस गार्ड सेल की जो आउटर लेयर होती है वो थिन में होती है, थिन लेयर कहलाती है। क्यों कहलाती है थिन? क्योंकि पतली होती है। जबकि जो इनर लेयर होती है वो कैसी होती है? थिक होती है, यानी कि मोटी होती है।
इज इट क्लियर? बाहर जितनी सेल्स बनी हुई हैं ये सब सेल कहलाती हैं सब्सिडरी सेल। क्या कहलाते हैं? सब्सिडरी सेल। अब इन दोनों गार्ड सेल में एक एक क्या मौजूद होता है? मैं इस तरफ लिख रहा हूं न्यूक्लियस। क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस। दोनों एक एक क्या मौजूद होता है? न्यूक्लियस। इसके अलावा इन गार्ड सेल्स में चारों तरफ या यूं कहिए कि उनके कॉर्नर्स में एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है, वो होता है ये क्लोरोफिल में भी ये फोटोसिंथेसिस भी करती हैं। ये चारों तरफ जो सेल मौजूद हैं ये हैं जो डॉट डॉट मैंने बनाया है, ये है क्या? क्लोरोफिल। तो दरअसल ये क्लोरोफिल के कारण फोटोसिंथेसिस करती है, फूड बनाती है, और फूड बनाने के कारण जब ये इनमें फूड भर जाता है तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है, जैसे दोनों गार्ड सेल्स मैंने बनाए, तो ये दो गार्ड सेल्स के बीच में जो छोटी सी जगह खाली है, ये वाली जो जगह खाली है, इस जगह को हम कहते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। यही स्टोमेटा की ओपनिंग है। मींस ये ओपन होते हैं तो वो पोर ओपन हो जाता है, और जब वो ओपन नहीं होते तो क्लोज हो जाता है। फिलहाल आपको ये समझने की जरूरत नहीं कि कैसे ओपन होते हैं, कैसे क्लोज होते हैं। इतना जानिए कि स्टोमेटा हैं जिनके पोर ओपन और क्लोज होते हैं, और उन्हीं से जो है तो एपिडर्मिस में कोई चीज अंदर आया जा सकती है। तो ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर है, और ये दो बड़े इंपॉर्टेंट काम करता है प्लांट के केस में। वो कौन से इंपॉर्टेंट काम है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट काम है जो ये करता है वो है एक्सचेंज ऑफ गैस। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं हम सबके लिए। तो ये यदि एक्सचेंज ऑफ गैस यदि एपिडर्मिस चारों तरफ से बंद कर देगा प्लांट को, तो प्लांट कहां से गैस लेगा और कहां छोड़ेगा? एक्सचेंज ऑफ गैस के लिए कौन जरूरी है? स्टोमेटा। दूसरा, ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट से में ट्रांसपिरेशन भी इन्हीं पोर्स के थ्रू होता है। याद रखिएगा, पौधे प्लांट जो है रूट के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर उस वाटर को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, प्लस उस वाटर पे मौजूद मिनरल का यूज करते हैं बाकी और ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए प्लांट की। लेकिन एक बार जब उन्होंने वो यूज कर लिया उसके बाद उस वाटर का कोई यूज नहीं, इसलिए उस वाटर को निकल जाना जरूरी है, तभी और नेक्स्ट वाटर क्या हो पाएगा? एब्जॉर्ब हो पाएगा, जिसमें और मिनरल्स मौजूद होंगे जिनका यूज प्लांट करेगा। और वो जो पहले का यूज किया हुआ वाटर है उसको निकालने का काम, ट्रांसपिरेशन करने का काम कौन करते हैं? यही स्टोमेटल ओपनिंग करती हैं, और इसलिए लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फॉर्म। तो ये भी करने का काम, तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट काम है स्टोमेटा के। पहला एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। होप आपको समझ में आया होगा। ये एपिडर्मिस में ही ये स्टोमेटा मौजूद होते हैं, इसलिए मैंने कहा कि एपिडर्मिस लीफ में कैसे मौजूद होती है, तो उसमें ये थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलता है। कई बार क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द स्टोमेटा एंड व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा इन द प्लांट। तो आपको ने ये टॉपिक देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो आपको आसानी से बन जाएगा। इसके अलावा एपिडर्मिस 2-3 जगहों पर और कुछ चेंजेस के साथ मौजूद होता है, उसकी बात लास्ट बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट है। रूट की यदि मैं बात करूं तो एपिडर्मिस रूट हेयर बनाएंगे। तो रूट हेयर क्या करेंगे काम? ऑटोमेटिकली आपको नोन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और चूंकि बहुत सारे फाइन रूट हेयर बनते हैं, रूट में भी और छोटे छोटे रूट हेयर बनते हैं, इससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ज्यादा मात्रा में वाटर एब्जॉर्ब हो सकता है। तो रूट के केस में रूट हेयर बनाने का काम एपिडर्मिस करती है। जहां तक डिजर्ट प्लांट की, कई मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एरियल प्लांट या जहां पर भी वाटर लॉस बचाना हो वहां ये थिक वैक्सी कोटिंग बनाती है। और ये थिक वैक्सी कोटिंग किसकी बनती है? क्यूटी। ये याद रखिएगा, 1 लाइनर 1 मार्क वाले में क्वेश्चन में आ सकता है कि ये थिक वैक्सी कोटिंग किसकी बनती है? तो वो क्यूटिंग की बनती है। ये केमिकल है जो कैसा है? वाटर प्रूफ है। कुछ पौधों में आपने देखा होगा पत्तियों के ऊपर एक व्हाइट कलर का डिपोजिशन होता है, वो वैक्सी डिपोजिशन होता है, वो एक्चुअली में क्यूटिन डिपोजिशन ही होता है।
तीसरा है ओल्डर स्टेम्स। ओल्डर स्टेम में क्या करती है, तो ओल्डर स्टेम्स में ये जो एपिडर्मिस होती है ये कॉर्क में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको आप बार्क भी कहते हैं। बार्क क्या कहते हैं, बार्क, हिंदी में कहते हैं छाल। आपने कोई भी पौधा देखा होगा तो उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की जो कोटिंग होती है, जो हार्ड होती है, वो एक्चुअली में एपिडर्मिस का ही कन्वर्टेड फॉर्म होती है लास्ट में। ये एपिडर्मिस में क्या होता है, जब लेयर कंटिन्यू हो जाए, डेड हो जाए, और तीसरा इम्परवियस टू द वाटर एंड गैसेस हो जाए। तो जैसे जैसे स्टेम ओल्ड होता जाता है, जो एपिडर्मिस होती है वो कंटिन्यूएशन होती जाती है, मैंने कोई गैप नहीं छोड़ती, डेड हो जाती है उसकी सेल, और वो गैस और वाटर के लिए इम्परवियस हो जाती है। और ये इम्परवियस कैसे होती है, बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ ए स्पेसिफिक सब्सटेंस नोन एज सबरिन। ये सबरिन का डिपोजिशन हो जाता है, और ये सबरिन के डिपोजिशन के कारण ये एपिडर्मिस कन्वर्ट हो जाती है एक हार्ड स्टिफ प्रोटेक्टिव लेयर में, जिसको हम कहते हैं क्या, कॉर्क या बार्क या छाल, जिसको बाद में आप कह सकते हैं, जो प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, सिंपल पैरेन्काइमल टिश्यू समझ में आया होगा। हमारी 2 क्लास हो गई, पहली जिसमें हमने टिश्यू के बारे में इनिशियल जानकारी दी, दूसरी जिसमें हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में बात किया। होप जब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे उसमें आपको ये पूरा याद होगा, और हम आगे चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। जब तक इतना याद रखिए, क्योंकि हो सकता है जब आप नेक्स्ट क्लास में मिलें तो हम पहले एक टेस्ट लें, उसके बाद आगे पढ़ाई करेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।